बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वो ये है कि शॉक थेरेपी क्या थी और क्या यही सबसे बेहतर तरीका थी। ये पूछा गया है कि क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का, चूंकि हम सब जानते हैं कि जब ये सोवियत संघ का विघटन हुआ तो जो 15 गणराज्य थे, सभी देश थे मध्य पूर्व एशिया के, है ना, और पूर्वी यूरोप के, रूस स्वयं उसमें था, तो ये सब साम्यवाद की जगह पूंजीवाद की तरफ मुड़ने थे। ठीक है, तो उसके लिए शॉक थेरेपी अपनाई गई थी, अर्थात आघात पहुंचाकर चिकित्सा। शॉक होता है ना, जब कोई मेंटल डिसऑर्डर उसको शॉक देते हैं, तो इसी तरह से शॉक यानी आघात पहुंचाकर उसकी चिकित्सा करना। तो ये चिकित्सा किसी व्यक्ति की नहीं होनी थी, ये अर्थव्यवस्था की चिकित्सा की उन्होंने, है ना। अब वो कितनी सही गलत ये एक अलग विषय है, लेकिन ये वही था। ठीक है, तो समय ना बर्बाद करते हुए सबसे पहले हम मुद्दे की तरफ आते हैं कि हमें प्रश्न को कैसे लिखना है। ठीक है, तो शॉक थेरेपी दो पूछे गए, तो शॉक थेरेपी क्या थी, दूसरा पूछा है कि यही बेहतर तरीका थी, है ना। तो सबसे पहले हम शॉक थेरेपी को जान लें। तो शॉक थेरेपी क्या थी, रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया, है ना। और ये किसके द्वारा अपनाया गया, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया, अर्थात आघात पहुंचाकर चिकित्सा करना। इसकी गति और वो गहनता यानी गहराई और गति हर देश में अलग अलग थी, सभी देशों में भिन्न थी, परंतु चरित्र एक जैसा था कि हर एक को पूरी तरह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ना था, है ना। हर देश को पूंजीवादी व्यवस्था की ओर मुड़ना था, ये तय था। शॉक थेरेपी के जो संक्रमण काल था, यानी पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर का, उसका मेन उद्देश्य यही था कि अब हमें साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर मुड़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले इनकी बात करें, सबसे प्रभावी उन्होंने जिस बात पर जोर दिया गया शॉक थेरेपी में, वो ये था कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यवसायिक ढांचा अपनाने की बात कही गई। अर्थात जो अभी तक क्या था कि रूस में या सोवियत संघ में राज्य नियंत्रित सब कुछ था, संपदा किसके हाथ में थी, राज्य के हाथ में थी, है ना। सभी व्यक्ति जो है उसमें काम करते थे, अपनी क्षमता अनुसार काम करते थे और आवश्यकता अनुसार प्राप्त करते थे। पर यहाँ पर ये चीज खत्म हो गई और इन्होंने कहा कि मिल्कियत किसकी होगी, निजी हाथों में होगी, अब राज्य की नहीं होगी, है ना। जो संपदा थी उस पर अब निजी स्वामित्व होगा, निजी लोगों के हाथ में वो बेची जाएगी, फिर वो अपने हिसाब से उसको उपयोग करेंगे। ठीक, तो ये थी, है ना। अब और आगे चलते हैं इसी के तहत। तो इसमें क्या किया गया, उन्होंने कहा कि भाई सभी देशों को अब इस ओर मुड़ना है। आप अपने जो सामूहिक खेती थी या सारे उद्योग थे, फैक्ट्रियां थी, है ना, उन सबको औने पौने दामों पर बेचा जाने लगा, निजी हाथों में, है ना। क्योंकि अब ये कहा ना कि भाई निजी हाथों में होगा, स्वामित्व जो है वो राज्य का नहीं रहेगा, निजी हाथों में होगा। और हालांकि उन लोगों को भी, जो उस सोवियत संघ के जो निवासी थे, गणराज्यों के निवासी थे, उनको भी इस उसमें आमंत्रित किया गया था, नीलामी में नीलामी की गई थी सारी चीजों की। लेकिन वही बात है पूंजीवाद में तो कि उनके पास इतने पैसे भी तो हों कि वो खरीद पाए उसको, है ना। तो और क्या हुआ, सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया। सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया। ठीक है, बदला गया। सामूहिक फार्म को जो है निजी फार्म में बदला गया और पूंजीवादी तरीके से खेती शुरू की गई, है ना। और पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू की गई, यानी अब वही उगाया जाने लगा जो व्यावसायिक रूप से ज्यादा पैसे देने वाला था, है ना। जबकि उस देश को किस चीज की आवश्यकता है, उसको नहीं, बल्कि जो ज्यादा पैसे दे वो वाली फसल का जो है उस पर उत्पादन किया गया, है ना। संक्रमण में राज्य नियंत्रित समाजवाद
या पूंजीवाद के अतिरिक्त कोई भी व्यवस्था या विकल्प मंजूर नहीं था। संक्रमण में राज्य नियंत्रित समाजवाद या पूंजीवाद के अतिरिक्त अर्थव्यवस्था का तीसरा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था। है ना, कोई भी विकल्प ही नहीं था, या तो राज्य नियंत्रित पूंजीवाद होगा या फिर समाजवाद होगा, है ना। और उसके अलावा मुक्त व्यापार को जरूरी माना गया, फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार को जरूरी माना गया। ये सारा मैं शॉक थेरेपी की बातें आपको बता रही हूँ, उस दौरान जो उन्होंने कहा था कि ये होगा, है ना, जरूरी माना गया। ठीक, और उसके अलावा अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्रा की परिवर्तनीयता, ये भी जरूरी माना गया। पूंजीवाद को अपनाने के लिए अर्थव्यवस्था का खुलापन एवं मुद्रा की परिवर्तनीयता पर भी जोर दिया गया। ठीक है, इस पर जोर दिया गया, यानी मुद्रा जो है ट्रांसपेरेंसी, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जो परिवर्तित हो जाए वो, है ना। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें उसमें मानी गई। और यहाँ पर एक चीज और हुई कि देशों को एक दूसरे से जोड़ने की बजाय सीधे पश्चिमी देशों से जोड़ा गया, यानी अभी जो गणराज्य था, सोवियत गणराज्य था, उसमें सभी देश आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, है ना, उनके आपसी अलग संबंध थे एक देश के दूसरे देश से। पर यहाँ पर पूंजीवाद के उसमें सीधा पश्चिमी देशों से हर एक देश को जोड़ा गया, ना कि कोई ऐसी व्यवस्था की गई कि वो आपस में एक दूसरे से जुड़े, है ना। तो सीधा सीधा पश्चिमी देशों से संपर्क हो गया और उनका अपना संपर्क आपस का कट गया, सारी चीजें वो बदल गई थी, है ना, ये सब। और हालांकि इसमें बहुत सारी क्षति हुई थी लोगों को, वो आगे मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि दूसरा प्रश्न का दूसरा पहलू था कि क्या यही एक कारगर तरीका था, यह सही वो था, है ना, शॉक थेरेपी ही एकमात्र उचित तरीका था क्या, ये भी पूछा गया है ना। तो उसका जवाब मैं देती हूँ। क्या शॉक थेरेपी बेहतरीन तरीका थी? क्या शॉक थेरेपी संक्रमण का बेहतरीन तरीका थी? है ना। तो ये प्रश्न भी इसके साथ है, तो इसके उत्तर में हम कहेंगे जो उसके बाद घटा, वो तो मैंने ये बताया कि उन्होंने क्या किया, लेकिन उसके जो परिणाम निकले उनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखें, और जो शॉक थेरेपी अपनाई गई थी, उनको एक आनंद लोक दिखाया गया था कि ऐसा ऐसा होगा। तो जो शॉक थेरेपी अपनाई गई थी, जो शॉक थेरेपी अपनाई गई वह जनता को उस आनंद लोक तक नहीं ले जा सकी,
उस आनंद लोक तक नहीं ले जा सकी जिसका वादा किया गया था या जिसका स्वप्न दिखाया गया था। स्वप्न दिखाया गया था, है ना। शॉक थेरेपी फिर उन्होंने कहा कि जब आप पूंजीवाद में आ जाओगे तो ये होगा, तुम भी अमेरिकी नागरिकों की तरह समृद्ध रहोगे, ये होगा, स्वतंत्रता रहेगी, है ना, और बहुत सारा धन होगा, सभी की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, ये सारी चीजें ऐसे स्वप्न दिखाए गए थे, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ जिसका वादा किया था, शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था क्या हो गया, तहस नहस हो गई। ठीक है, जो मॉडल अपनाया गया उससे पूरी अर्थव्यवस्था जो है बर्बाद हो गई। रूस में पूरा का पूरा राजनीतिक ढांचा चरमरा गया। रूस में पूरा राजनियंत्रित ढांचा चरमरा गया, है ना। 90% उद्योगों को जो है बेच दिया गया। 90% उद्योग निजी हाथों में बेचा गया। 90% उद्योगों को निजी हाथों में बेचा गया। है ना, ये हुआ। और जो उसको बेचा गया था उसमें चूंकि इसका बाजार की ताकतें इसका वो कर रही थी इस ढांचे का निर्माण, परंतु सभी उद्योग जो है चौपट हो गए थे। है ना, हो गए थे। उसके अलावा महत्वपूर्ण उद्योग भी औने पौने दाम पर बेचे गए। जो इम्पोर्टेंट वो इंडस्ट्री थी वो भी, महत्वपूर्ण उद्योग औने पौने दाम पर, यानी कुछ भी कीमत देने पर, औने पौने दाम पर बेचे गए। ठीक है, तो ये स्थिति हो गई थी। ठीक, तो यानी क्या हुआ था, बहुत बड़ी संख्या में जो है ये बेचे गए। इसको क्या नाम दिया गया, इसको गराज सेल का नाम दिया गया। इसको गराज सेल, जैसे गराज में नहीं होता कि गराज में गाड़ी आ गई तो किसी भी दाम में बेच दो क्योंकि वो खराब होके ही आई है ना, तो जो पैसा मिल जाए वो ठीक। तो बहुत बड़ी संख्या में जो है सारे उद्योग जो थे अभी तक राज्य नियंत्रित थे उन सबको बेच दिया गया, बोलियां लगाई गई, है ना। तो हालांकि जो नीलामी की गई थी उसमें बिक्री पत्र सबको दिए थे, सभी नागरिकों को दिए थे कि आप भी नीलामी में शामिल हो सकते हो, लेकिन उन्होंने वो बिक्री पत्र बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों भेज दिए क्योंकि उनको पैसे की जरूरत थी। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो खरीद लें, पर वो बिक्री पत्र जो अधिकार देता था उसको खरीदने का, वो उन्होंने दूसरे पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया। तो ये स्थिति में वही पूंजीपतियों ने औने पौने दाम पे सारे उद्योग खरीदे। सामूहिक कृषि जो है नष्ट हो गई थी, तो खाने के भी लाले पड़ने लगे, यानी नई व्यवस्था खड़ी नहीं हुई और पुरानी व्यवस्था जो है पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। तो ये उसका हुआ। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि क्या ये बेहतरीन तरीका थी, क्या ये सही तरीका था। तो बहुत ज्यादा, हालांकि 10 साल तक ये लोग इस संक्रमण में 91 से लेकर 2000 तक इन सभी देशों को, जितने भी देश थे 15 गणराज्य थे, सबको यही स्थिति झेलनी पड़ी कि ना वो इधर के रहे और ना वो इधर के रहे। 10 साल बाद वो खड़े होने शुरू किए, रूस सहित सभी लोग अपने अपने बल पर आगे पैर खड़े होने शुरू हुए। अब तो बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन उनकी अच्छी स्थिति में पहुंचने के कारण उनके स्वयं के जो खनिज संसाधन थे, उनके पास तेल था और भी चीजें थी, उनके बलबूते पर जो है वो आगे बढ़े। 10 साल बाद 2000 बाद जाके वो अपने पैरों पर खड़े होना शुरू किए। तो समझ में आता है कि क्या ये शॉक थेरेपी उचित थी, तो नहीं थी, है ना।
तो ये शॉक थेरेपी थी। अगले वीडियो में मैं आपको अगला क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगी और वो ये है कि क्या उसको अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए भारत को, है ना। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही। तो वीडियो में कमेंट में बताएं कि आपको कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन आंसर जो आपके तैयार करवा जा रहे हैं, वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये मैं आपके लिए ही बनाती हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।